वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी गेम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पर्यावरण तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर करके। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चनों के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस सरकार ने सरकार अभियान लॉन्च किया है? बड़ा कर लेते हैं थोड़ा इसे। किस सरकार ने सरकार अभियान लॉन्च किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी उड़ीसा। तो दोस्तों, ये सरकार जो अभियान लॉन्च किया वो आपका उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसका आंसर ये हुआ उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा सरकार ने सरकार अभियान लॉन्च किया है। इसके बारे में हमने थोड़ा विस्तृत भी दे रखा है जिससे आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि सरकार अभियान लॉन्च सरकार है क्या आखिरकार। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर सरकार अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएंगी। जी हाँ, जो सरकार है उसके तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं दी जाएंगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक भी ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सरकार है क्या। लोगों को सरकारी उत्तम सेवाएं दी जाएंगी और लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। ये किस हद तक सफल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन। तो दोस्तों, इसमें है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ठीक है ना। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये आपका 1972 में शुरू हुआ था, ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था आपका। और इसके तहत आपका क्या था ये भी आप देख लीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन की 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रजिस्टर किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो आपका मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इससे ये संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मानव गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? कौन सी बीमारी से कोयले में जो काम करते हैं मजदूर उनकी उम्र कम हो जाती है और उन्हें ब्लैक लंग्स नामक बीमारी हो जाती है? उस बीमारी का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो बीमारी है इसका नाम है, ये ए ऑप्शन है ना आपका, क्लोम गोलार्ध रुग्णता,
प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है आपका क्लोमगोलाणु रुग्णता। जी हाँ, ये आपका इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर ये है इसका क्लोमगोलाणु रुग्णता। क्लोमगोलाणु रुग्णता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। दोस्तों इसका कोई इलाज भी अभी तक नहीं बन पाया है। जो काम करते हैं तो कार्बन की मात्रा काफ़ी उनके अंदर चली जाती है और ये क्लोमगोलाणु रुग्णता नामक बीमारी उन लोगों को हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में जो अदम्य साहस दिखाता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम करता है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में, प्राणियों को बचाने के क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। वो जो पुरस्कार है आपका देखो कौन सा है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें दोस्तों आपका है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, सी द राइट आंसर। इसका हो जाएगा आपका सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। और दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो दोस्तों ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए द राइट आंसर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। और इसका जो मुख्य जीव है वो है बारहसिंगा, मुख्य जानवर बारहसिंगा है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो कौन सी इकाई में नापी जाती है ओजोन गैस की परत की मोटाई? ए सीएवर्ट्स, बी डॉप्सन इकाई, सी मिल्सन इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समताप मंडल में ओजोन गैस की नामक परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से मानव जाति के समस्त जीवधारियों की रक्षा करती है, तो वो उसकी जो मोटाई नापी जाती है वो किस इकाई से नापी जाती है? वो है आपकी डॉप्सन इकाई। जी हाँ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की जो खोज की थी दोस्तों, इसके बारे में और थोड़े फैक्ट्स जान लीजिए आप। ओजोन परत की जो खोज हुई थी वो 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। तो दोस्तों जो इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया था, इसीलिए डॉप्सन के नाम पे ही जिस परत की मोटाई है वो डॉप्सन इकाई नामक यंत्र द्वारा मापी जाती है। जहाँ पर इसकी मोटाई कम पाई जाती है तो वहाँ से ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। आपका ये अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता चला था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है?
ये कैसे पता चलता है कौन सा देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन कर रहा है, तो किस मतलब बेस पे ये अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हैं आपके जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो CO2 का उत्सर्जन है वो दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, जीवाश्म ईंधनों का जलना और सीमेंट उद्योग। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, इसमें आपका हो जाएगा सी। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। इन दोनों ही चीज़ों से CO2 का उत्सर्जन होता है और इन्हीं के बेस पर पता चलता है कि कौन कितना CO2 उत्सर्जन कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी जलवाष्प है। जी हाँ, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों नोट करते जाइए आप, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं आपके लिए। यह साफ आसमान 36 से 66, ठीक है ना, और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी, संशोधित जीवित जीव, LMO। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO के सुरक्षित उपयोग और भंडारण के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो किसके स्थानांतरण हैंडलिंग के बारे में, LMO के सुरक्षित स्थानांतरण और भंडारण के बारे में है, संशोधित जीवित जीव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फुंगी। तो दोस्तों ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं आपके, जानवर भी आएंगे, पेड़ भी आएंगे, फुंगी भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, डी द राइट ऑप्शन, इसमें डी हो गया इसका। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं और हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष या अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। तो दोस्तों कोई भी प्राणी हो, कोई भी हो जो विलुप्त होने के कगार पर होता है वही मतलब रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। बारहवां क्वेश्चन आपका, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन दे रखे हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने का लक्षण क्या है हॉटस्पॉट? तो इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए और इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों ही इसके राइट आंसर लग रहे हैं मुझे, तो ये इसके दोनों ही हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी,
सी द राइट आंसर। ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण हैं। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? ए 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित है ओजोन क्षयकारी पदार्थ से। बी 1979 का बोन सम्मेलन, ये संबंधित आपका प्रवासी जातियों के संरक्षण से। सी 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन। इस पर दोस्तों मुझे डाउट लग रहा है, डी ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। तो दोस्तों सभी सी को छोड़कर राइट हैं। सी इसमें ये इसका इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले जीवों के उपयोग और विनियमन, ये इसका राइट आंसर नहीं है, बाकी सभी इससे राइट हैं। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बसेल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं? आर के पचौरी, वंदना से, माधव गौडगिल, प्रदीप कृष्ण। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी, माधव गौडगिल। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। इसे गौडगिल समिति भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे गौडगिल समिति भी कहा जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? क्वेश्चन 15। ए नीलगिरी, बी देहांग देवांग, सी नोकरेक, डी इनमें से कोई नहीं। तो शेर की पूंछ वाला मकाक है आपका नीलगिरी में पाया जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, यह दुर्लभ प्रजाति है। इनकी संख्या बहुत ही कम बची है, इसलिए इसे दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन 16। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? नागफनी, एगिओल्प्स, जलकुंभी, पिस्टिया। तो दोस्तों इसका नाम है आपका एगिओल्प्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एगिओल्प्स। जलकुंभी दक्षिणी अमेरिका का एक पौधा है। यह बहुत संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। दोस्तों जो आपका जलकुंभी है, जो इसके बीजों में जो अंकुरण की क्षमता होती है वो 30 वर्षों तक होती है। ठीक है ना, बहुत ही संख्या में ये बीज उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन के में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो मिट्टी को है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेटस के रूप में नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? वो आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है काई, धुआं, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसका जो सूचक है वो दोस्तों काई है। इसका राइट आंसर आपका ए। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है?
पानी के फर्न अजूला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबिना के बीच क्या संबंध है? सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, आद्य, सहयोग। तो दोस्तों ये सहजीवी होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इनके बीच क्या संबंध है? सहजीवी का। पानी के फर्न अजूला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबिना परस्पर सहजीवी होते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुआ चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मुआ चट्टान का कौन सा क्षेत्र नहीं है? ए मन्नार की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसमें मन्नार की खाड़ी भी आपका चट्टान मुआ चट्टान का क्षेत्र, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। दोस्तों इसमें खंबात की खाड़ी ये आपका मुआ चट्टान का क्षेत्र नहीं है। तो इसका कौन सा क्षेत्र नहीं है? बी हो जाएगा इसका, खंबात की खाड़ी। भारत में मुआ चट्टान की 4 जगह हैं, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, जो भारत में मुआ चट्टान की जगह हैं वो 4 हैं, मन्नार की खाड़ी आपकी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा हो कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।